नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस विशेष श्रृंखला के तहत, जो कि साप्ताहिक श्रृंखला है, मात्र और मात्र कानून के अध्ययन के ऊपर आधारित है, उसको समर्पित है। जैसे आपको मालूम है, इस बुक का रेफरेंस लेकर हम लोग एक के बाद एक कानूनों को देखते हैं, महत्वपूर्ण कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। काफ़ी सारे कानूनों की हमने चर्चा भी कर ली, अध्ययन भी कर ली है। लगभग 26 कानूनों के अध्ययन हमने अलग अलग 26 उपाख्यानों में कर लिया है। आज का 27वां उपाख्यान रहेगा इस श्रृंखला के तहत, और इसमें हम लोग एक और महत्वपूर्ण कानून को लेकर आएंगे, जिसका संक्षिप्त में नाम है पैसा एक्ट। यानी कि जो पंचायती प्रोविजंस है, जो कि पंचायती राज के अमलीकरण के बाद शेड्यूल्ड एरियाज में, यानी कि जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ इनकी जो प्रावधानें हैं वो अमली नहीं थी। तो उस जगह पर पंचायत के प्रावधानों को अमली बनाने के लिए, वहाँ एक कम्युनिटी गवर्नेंस का एक सेटअप क्रिएट करने के लिए यह कानून लाया गया था। महत्वपूर्ण कानून है, साथ ही में एग्जाम रिलेवेंट भी है। चाहे राज्य सरकार की परीक्षा हो, चाहे केंद्र सरकार की परीक्षा हो, इस कानून में से काफ़ी सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ हम लोग इस उपाख्यान के तहत पर्टिकुलर यह लॉ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम आपको दृश्यमान है। दिस इज द ऑफिशियल नेम, द प्रिवेंशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पैसा 1996, यानी कि 1996 का ये कानून है, जो कि अपने आप में पंचायती जो गवर्नेंस है उसके मूल्यों को शेड्यूल्ड एरियाज तक, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहां तक पहुंचाता है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, 5th शेड्यूल prescribes some of the areas which are having population of tribal people, और इन एरियाज को, इन क्षेत्रों को शेड्यूल्ड एरियाज कहा गया है, और शेड्यूल्ड एरियाज तक पंचायत की प्रोविजन पहुंचाने के लिए का यह अहम कानून है। देखेंगे सेम मोडस ऑपरेंडी जो हमारी इस उपाख्यान के तहत रहती है, इस श्रृंखला के तहत। सबसे प्रथम बैकग्राउंड की बात करेंगे, प्लस उनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान यानी कि इंपॉर्टेंस प्रोविजंस की बात करेंगे, और आखिरी में हम लोग इसका महत्व व इसकी टीका को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी चर्चा। बैकग्राउंड से हमारी चर्चा शुरू होगी। देखिए, यह सबसे प्रथम तो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जो हमें मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट के द्वारा यह कानून घड़ा गया है, तो बट ऑब्वियस है यह केंद्र का है या संघ का है, तो यह एक प्रकार से संघीय, आप कह सकते हैं कि धारा है। प्लस इट एक्सटेंड्स प्रोविजंस ऑफ पंचायत्स टू 5th शेड्यूल एरियाज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जिक्र मैंने किया। Schedule 5 of our constitution describes some areas which are having majority of population of tribal, ठीक है। तो उन एरियाज तक पंचायत के कानून पहुंचाने का कार्य यह कानून करता है। फिर उसके बाद पैसा एक्सक्लूसिवली एम्पावर्स ग्राम सभा ऑफ 5th शेड्यूल एरियाज। यस, आज दिन तक जो 5th शेड्यूल एरियाज थे, उनकी ग्राम सभाओं को कोई ऐसा महत्वपूर्ण कानून नहीं मिला था जिसकी वजह से वे वहाँ की जो कम्युनिटी है, उनके कस्टम्स है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्निंग करे। मगर इस कानून ने यह चीज़ को वास्तविकता में तब्दील कर दिया है। देखेंगे 3 बिंदु है जो हमें देखने हैं। देखिए, दिस आर द 3 पॉइंट्स विच आर एक्चुअली most important for this scheduled area or for this tribal area. First of all, tradition and customs of people, community resources, and a customary mode of dispute resolution. So these are the prerequisite thing for the governance in any of the scheduled area, क्योंकि वे लोग अपने आप में जंगल के साथ रहते हैं या मेन स्ट्रीम से अलग रहते हैं, उनके अपने रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं। तो इन सारी चीज़ों को हट किए बिना, इन सारी चीज़ों को प्रभावित किए बिना वहाँ अच्छी तरीके से गवर्नेंस करना अपने आप में एक चैलेंजिंग जो है टास्क है, और यह चैलेंजिंग टास्क को बहुत ही आसान यह कानून ने कर दिया है। प्लस जो 73rd अमेंडमेंट है, जिसे हम जानते हैं कि उसके द्वारा पंचायती राज एस्टेब्लिशमेंट पूरे भारत में अमली हुआ था, पूरे भारत में, ठीक है। देयर वाज अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। कई सारी कमेटियाँ हैं जिन्होंने 2 टायर के भी रिकमेंडेशन दिए, मगर आफ्टर ऑल जो बलवंत राय मेहता की कमेटी थी, उन्होंने जो अनुशंसाएं दी, उनको यहाँ सरकार ने मान्य ठहराया, और उनके तहत 3 टायर पंचायत की जो है एक पूरा जो मैकेनिज्म था उसको सेटअप किया गया, यानी कि एट ए विलेज लेवल, एट ए तालुका लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। मगर कई सारे ऐसे ट्राइबल स्टेट्स थे जहाँ आज दिन तक यह जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो पहुँचा नहीं था। तो इन सारे एरियाज में यह मैकेनिज्म को फंक्शनल बनाने के लिए, ऑपरेशनल बनाने के लिए यह कानून ने अहम भूमिका निभाई है। नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिस ऑल आर 5th शेड्यूल एरिया स्टेट।
यानी कि अधिकांश जो यहाँ की जो आबादी है वो अपने आप में अनुसूचित जनजाति है। तो यहाँ ये पंचायती राज की जो अमेंडमेंट्स है या पंचायती राज अपने आप में पूरा जो कानून है वो यहाँ लागू नहीं हुआ था, मगर पैसा यानी कि दिस एक्ट पर्टिकुलर गेव ए पैसेज, गेव ए रूम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन दिस पर्टिकुलर एरियाज। फिर उसके बाद देखें तो स्टेट्स विथ 5th शेड्यूल एरियाज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, यानी कि जो एक्सटेंशन जो पंचायत एक्सटेंशन एक्ट था, इसके तहत जिन जिन राज्यों में 5th शेड्यूल एरियाज थे उन एरियाज पर भी ये कानून जो है वो लागू हुआ। जहाँ कहीं भी ट्राइबल पॉपुलेशंस होती है, जहाँ कहीं भी यानी कि किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के जिले में, तो उसको 5th शेड्यूल एरियाज कहा जाता है। उसका जो गवर्निंग है या उसका जो गवर्नेंस है वो थोड़ा सा भिन्न रहता है, मगर अब से इस कानून से इन क्षेत्रों में भी, अलग अलग राज्यों के इन क्षेत्रों में भी ये कानून अब धीरे धीरे लागू हो गया है या पंचायती सिस्टम जो है वो लागू हो गई है। देखिए, दिस आर द स्टेट्स विच हैव 5th शेड्यूल एरियाज इन दर पर्टिकुलर बाउंड्री या इन दर पर्टिकुलर टेरिटरी, मगर आज दिन तक वहाँ ये कानून या पंचायती कानून लागू नहीं था। मगर इस एक्ट के तहत जनजातीय जो प्रजाति जहाँ बसती है वहाँ भी अभी ये पंचायत का कानून या पंचायती राज जो गवर्निंग सिस्टम है वो लागू होगा। नेमली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। दीस आर द स्टेट्स विच हैव 5th शेड्यूल एरियाज इन द टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ भी अब पंचायती यह जो पूरा ढांचा है या संरचना है पंचायत की वो लागू होगी, ये बात सुनिश्चित करता है ये कानून। ठीक है, तो दिस आर सम स्टेट्स, दे आर नॉट टू बी मगअप। ठीक है, इनको रटना नहीं है, मगर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये सारे राज्य है जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन पाई जाती है और जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बसते हैं उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया कहा जाता है और वो हमारे 5th शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है। ये फंडामेंटल बात हमें हमारे दिमाग में रखनी होगी। अब आगे देखें तो यहाँ से मूलभूत प्रोविजंस देखनी है, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं जो इस कानून को अति महत्वपूर्ण बनाते हैं, इस कानून को शेड्यूल्ड एरियाज तक एक्सटेंड करते हैं। बात करेंगे शुरू हमारी ऑब्जेक्टिव से। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट्स आर is to grant a right to the tribal and scheduled population of the country. Yes, tribal and scheduled population. Scheduled यानी कि जो marginalized थे उनको ऐसी जो है ज्ञातियों को, ऐसी जातियों को आइडेंटिफाई करके उनको एक शेड्यूल्ड जो है कास्ट के एक सूची में डाला गया। ठीक है, तो ये सारे जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, तो इन सारे लोगों को एक प्रकार से रक्षा मिले, एक प्रकार से उनका गवर्नेंस अच्छा हो बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन किए हुए। तो इसकी वो बात जो है ये सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करना इस कानून का एक उद्देश्य है। फिर उसके बाद इट इज एन एक्सपांशन ऑफ द लोकल गवर्नेंस एट द शेड्यूल आर फॉर कम्युनिटी गवर्नेंस, फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। यस, इट इज नथिंग बट एन एक्सपांशन ऑफ लोकल गवर्नेंस। जो लोकल गवर्नेंस देश के अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया है, अमली हो गया है, और वो शेड्यूल्ड एरियाज में अमली होना अभी बाकी है, तो यहाँ इन एरियाज पर भी इसका अमलीकरण हो, इसके लिए ये कानून लाया गया है। और ये बहुत ही आप समझिए कि बेनिफिशियल है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अपने आप में कम्युनिटी गवर्नेंस का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करता है यह कानून है। कम्युनिटी गवर्नेंस, कोई भी कम्युनिटी हो, उनके परंपरा, उनकी जो है ध्यान में रखते हुए, उनके ट्रेडिशंस ध्यान में रखते हुए, उनके वैल्यूज़ ध्यान में रखते हुए वहाँ गवर्नेंस करना, वहाँ कानून बनाना, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए प्लस शेड्यूल्ड पॉपुलेशन के लिए। तो ये बात रही इसके ऑब्जेक्टिव की। आगे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, और इन प्रावधानों के तहत जो ग्राम सभाएं होती है उनको कुछ पावर्स मिलते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज की जो ग्राम सभाएं होती है उनको कुछ पावर्स मिलते हैं, विच आर एज फॉलोज। देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। रेगुलेट द ओनरशिप of minor forest produce, which means wood, honey, wax इत्यादि चीजें जो है उनको रेगुलेट करना, तो वो ग्राम सभा के हाथ में होगा। फिर प्रिवेंट एलिनिएशन ऑफ लैंड। ट्राइबल एरियाज में बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की कंपनियां आकर जमीनें नहीं खरीद सकती, ये अपने आप में इनके अधिकारों का उल्लंघन होगा, यानी कि ट्राइबल पीपल्स के अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो उसे रोका जाएगा। वो जिम्मेदारी है ग्राम सभा की। मैनेज विलेज मार्केट्स, जो ग्रामीण बाजार है उनको मैनेज करना,
आपूर्ति मांग दोनों को बैलेंस करना, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग, जो मनी लेंडिंग से ट्राइबल लोगों का जो एक प्रकार से शोषण होता आया है कई सारे दशकों से, कई सारी सदियों से, उसको यहाँ रोकने का भी प्रयास किया गया है। कंट्रोल ओवर सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शेड्यूल्ड एरिया है, उसके अंदर जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो सोशल सिक्योरिटी सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, जैसे हॉस्पिटल्स है, जैसे स्कूल्स है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना वो भी जिम्मेदारी है ग्राम सभा की। कंट्रोल ओवर लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेस, यस, लोकल डेवलपमेंट प्लान्स एंड लोकल रिसोर्सेस के ऊपर भी कंट्रोल इसका होगा, इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स एंड प्लान एंड मैनेज ऑफ माइनर वाटर बॉडीज। जो ग्राम सभा के जुरिस्डिक्शन में अंदर जो माइनर वाटर बॉडीज आते हैं उनका भी प्रबंधन अभी ग्राम सभा के द्वारा ही होगा। और ये सारी चीज़ों में कम्युनिटी गवर्नेंस को ध्यान में रखना है। कम्युनिटी गवर्नेंस, क्योंकि अपने आप में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके वैल्यूज़ थोड़े भिन्न है, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस थोड़े भिन्न है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को अपना कार्य करना होगा, यह सुनिश्चित किया गया है इस कानून के द्वारा। अब आगे देखें तो इट ऑल्सो एंश्योर्स ग्राम सभा's रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग डेवलपमेंट वर्क्स इन द विलेज, आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज, issuing certificates and utilization of fund. So these all are the powers which are handed over to Gram Sabha, or this is the role of Gram Sabha, that first of all they need to approve development works in the village. Second thing, they need to identify beneficiaries who are real beneficiaries. फिर उनको सर्टिफिकेट देना, यानी कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा. And after that, utilization of fund. The funds which are allotted by budget or a grant or anyway, either from center or state, so they should be utilized in a very particular manner. फिर उसके बाद देखें, the most crucial part of the act is the section 4 of the act, which prohibits the legislature of state from making any law under that part which is inconsistent with any of the feature laid down in the central act. Yes, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस पर्टिकुलर कानून का, और कहता है कि सेक्शन 4 में यह साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इस कानून की किसी भी इस कानून के किसी भी प्रावधान को हानि करता हो, ठीक है। और ऐसे में इन द केस ऑफ क्लासेस दिस लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल विन, यानी कि यह एक प्रकार का पावरफुल लेजिस्लेशन है, इनके ऊपर राज्य सरकार कोई जो है सप्रेशन क्रिएट नहीं कर सकती। उसके बाद सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट envisages that any provision of a law which is inconsistent with provision of PESA can only continue be in force until amendment या amended or repealed by the state. Otherwise it will automatically expires in 1 year from the date of which this central act has been implemented या has came into effect. तो साफ साफ कहा गया है, और यहाँ से हमें ये कानून कितना शक्तिशाली है उसका भी यहाँ हमें तत्व देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जब से यह कानून लागू होगा तब से अगर कोई भी कानून में कोई भी ऐसा कोई प्रावधान होंगे कि जो प्रावधान इस कानून के मूलभूत उद्देश्यों को हानि पहुंचाते हो, पैसा के ऑब्जेक्टिव्स को हानि पहुंचाते हो, उसके लिए बाधा हो, तो ऐसे कानून या ऐसे कानून की प्रावधान अपने आप में नल एंड वॉइड साबित होगी। या तो उसे रिपील करना होगा, उसे जो है अमेंड करना होगा इस पैसा कानून के साथ रिसाइलेंट करने के लिए, या अगर कोई कदम नहीं लिया गया तो इस कानून के यानी कि पैसा के अमलीकरण के 1 वर्ष के अंदर वो कानून अपने आप में जीरो हो जाएगा, इट विल बी नल, ठीक है। तो ये पावरफुल लॉ होने की एक जो है उसका एक अंदेशा है। फिर उसके बाद देखें, द गवर्नर एंजॉयज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एज द सोल प्रोटेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन इन द शेड्यूल्ड एरिया। यस, गवर्नर इज द मैन हु एंजॉयज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉ for tribal people, for welfare, for benefiting tribal people. The governor can act to amend the existing law of the state or the central which conflict with the provision of पैसा. Yes, पैसा के साथ अगर कोई भी लॉ हो, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, तो उन्हें बदलने की सत्ता गवर्नर के पास है, गवर्नर में निहित है। तो यहाँ से हमें गवर्नर का भी रोल पैसा के तहत जो है समझना चाहिए, उसे ध्यान में रखना चाहिए। अब अन्य मुख्य प्रावधान देखें तो 2 बिंदु है जिसमें हमें देखना है। सबसे प्रथम है, लेजिस्लेशन ऑन पंचायत शैल बी मेड इन कंफर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ
सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्स। यस, तो जो पंचायत के द्वारा जो कोई कानून गढ़ा जाएगा, जो कोई गवर्निंग सिस्टम गढ़ी जाएगी, वो अपने आप में रिसाइलेंट होनी चाहिए कस्टमरी लॉ के साथ, सोशल एंड आप कह लीजिए कि अदर प्रैक्टिसेस के साथ, ट्राइबल्स के, तभी वो कानून वहाँ पर्टिकुलर उस अनुसूचित क्षेत्र में चल पाएगा। एंड दूसरा जो मुद्दा है वो कहता है हैबिटेशन और ए ग्रुप ऑफ habitation comprising a community would manage its affairs in accordance with tradition and customs and shall have a separate gram panchayat। yes, a habitation or a group of habitation comprising a community, यानी कि यहां से कम्युनिटी गवर्नेंस भी हमें वास्तविक होता दिख रहा है, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी एरिया में कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वे अपनी तरीके से अपने जो है नीति नियम अनुसार गवर्नेंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से ग्राम सभा होनी चाहिए जो उनकी निजी हो। तो यहाँ से अपने आप में हम यह पूरे कानून का अध्ययन करके या कानून के मुख्य प्रावधानों का अध्ययन करते यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कानून पूर्ण रूप से ट्राइबल प्रजाति व अनुसूचित प्रजाति या जनजाति के जो है अधिकारों का रक्षण करता है, उनको फायदा देने के लिए यह कानून कटिबद्ध है। नीचे देखें तो एवरी ग्राम सभा वुड बी ऑब्लिक टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ पीपल, देयर कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्स एंड द कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यस, एवरी ग्राम सभा, यह तो अपने आप में इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उनकी जो परंपराएं है, यह सारी चीज़ों को आपको संभाल कर रखना है। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो सांस्कृतिक पहचान जिसे कहते हैं, यानी कि उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके साहित्य अगर जो कोई हो, तो यह सारी चीज़ों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा के ऊपर है। ठीक है, तो यह बात रही मुख्य प्रावधानों की। अब हमें दो चरण देखने हैं, एक चरण है क्रिटिसिज्म का और एक चरण है इंपोर्टेंस का। यह कानून में दोनों मुद्दे में देखने हैं। सबसे प्रथम शुरुआत करेंगे क्रिटिसिज्म से, जो कहता है इट डू नॉट स्पेसिफाई रूल मेकिंग प्रोसेस। यस, यह कानून ग्राम सभा को जिम्मेदारी जरूर देता है, साथ में सत्ता भी देता है, मगर यहाँ कोई कानून बनाने की प्रक्रिया ग्राम सभा के हाथ में नहीं है, उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ नहीं किया गया है। तो दिस विल बी फर्स्ट क्रिटिसिज्म, यानी कि यू नीड टू मेक मोर पावरफुल ग्राम पंचायत या ग्राम सभाज। फिर उसके बाद नो प्रोविजन फॉर अपील, एलिमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पावर। यस, ग्राम सभा का कोई भी निर्णय हो, उसके विरुद्ध आप अपील में नहीं जा सकते, चाहे वो निर्णय कितना भी अन्यायी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक एब्सोल्यूट पावर का तत्व दिखता है। यह डेमोक्रेटिक राष्ट्र के लिए एक प्रकार से जोखिम है, एक प्रकार से रिस्क है, मगर यहाँ यह प्रोविज़न कोई दिया गया हमें नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में क्रिटिसिज्म है। प्रोविज़न होना चाहिए। ग्राम सभा का जो कोई भी निर्णय हो, अगर किसी को बाध्य नहीं, किसी को अस्वीकार्य है, तो वो अपील में जा सकता है, अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं, मगर यहाँ ये दरवाज़ा बंद है। तो ये अपने आप में इसकी एक क्रिटिसिज्म है या टीका है। ऑन द अदर हैंड इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे प्रथम कहा गया है कि ग्राम सभा एंडोड विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्राइब्स। यस, जो अनुसूचित जनजाति है उनके अधिकारों का रक्षण करने के लिए ग्राम सभा को इस कानून के तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया है, एक सत्ता दी गई है, जो अपने आप में अच्छी बात है। ग्राम सभा को आप अगर एम्पावर करोगे तो ग्राम सभा ट्राइबल पॉपुलेशन को, ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करेगी। फिर उसके बाद पावरफुल लेजिस्लेशन। यस, इट्स अ पावरफुल लेजिस्लेशन। वी सो दैट कैसे अन्य कानून और उन कानूनों के प्रावधान जो कोई भी इनके साथ टसल में हो, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। पैसा लो विल प्रिवेल। और उसके बाद कैन एनेबल एलिविएशन ऑफ ट्राइबल और शेड्यूल्ड पॉपुलेशन। यस, यह कानून इतना अच्छा है, इतना ताकतवर है कि अगर इसका अमलीकरण अच्छे से हो, जो यहाँ एनविसेज किया गया है, जो यहाँ कल्पना की गई है, अगर उसी तरह ग्राम सभा अपना वर्तन करे या अपना कार्य करे, तो ये अपने आप में पूरे शेड्यूल्ड कास्ट का और पूरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन का अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एलिविएशन के लिए, यानी कि उनके उत्थान के लिए ये कानून इनफ है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि इस कानून को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और राज्यों की अलग अलग जो परीक्षाएं होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें भी पूछे गए हैं। तो अपने आप में ये आज का कानून जो था वो महत्वपूर्ण था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने पूरा कानून देखा, ऑब्जेक्टिव से शुरुआत की,
और जो है बैकग्राउंड भी देखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान देखे और बाद में इसकी क्रिटिसिज्म व इंपॉर्टेंस देखी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते अगले एक अच्छे कानून के साथ, उसके अध्ययन के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।